दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकोटोन क्या होता है? क्या होता है इकोटोन? तो इकोटोन होता है दो पारीतंत्रों के बीच संक्रमण का क्षेत्र। क्या होता है? दो पारीतंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र। इकोटोन वह क्षेत्र होता है जहाँ दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम्स मिलते हैं और एक दूसरे में विलीन होते हैं। यह एक सीमा या संक्रमणकालीन क्षेत्र की तरह काम करता है। यहाँ अक्सर दोनों पड़ोसी क्षेत्रों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिससे वह जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत समृद्ध होता है। कभी कभी इकोटोन में कुछ ऐसी प्रजातियों की संख्या का या घनत्व बहुत अधिक हो जाता है जो आसपास के किसी भी शुद्ध पारितंत्र में नहीं मिलती। इसे एज इफेक्ट कहा जाता है। मान लीजिए मैंग्रोव में कौन कौन सी प्रजातियां पारितंत्र मिलते हैं? स्थलीय और समुद्री तंत्र। घास के मैदान में जंगल और रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीडीटी। क्या डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक है? तो डीडीटी एक प्रदूषक है, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, पीओपी है। डीडीटी एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक। क्या है? रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है। एक क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक होता है जिसे मुख्य रूप से एक कीटनाशक के रूप में विकसित किया गया था। इसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्यों कहा जाता है? डीडीटी पर्यावरण में बहुत लंबे समय तक बना रहता है। यह आसानी से विघटित नहीं होता और मिट्टी या पानी में दशकों तक मौजूद रह सकता है। जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ते हैं, डीडीटी की सांद्रता बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मछलियों की तुलना में उन्हें खाने वाले पक्षियों में डीडीटी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसके खतरनाक पर्यावरणीय प्रभावों के कारण 1970 और 80 के दशक में कई देशों में इसके कृषि उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य वो था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, कि ग्रीन हाउस गैसें ना पैदा हो। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए अपनाया गया था। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। इसका प्राथमिक उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करना था जिससे जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोका जा सके, कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस संधि की सबसे खास बात यह थी कि इसने औद्योगिक देशों के उत्सर्जन में कटौती के कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए थे। कौन कौन सी गैसें होते हैं जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होते हैं? एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? क्या होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स? तो वो होते हैं जो सीधे स्रोत से निकलते हैं। किससे? जो सीधे स्रोत से निकलते हैं। प्राथमिक प्रदूषक वे हानिकारक तत्व हैं जो अपने मूल स्वरूप में ही सीधे किसी स्रोत की, जैसे कारखानों की चिमनी हो गई, वाहनों के धुएं हो गई या ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, से वातावरण में प्रवेश करते हैं। ये वातावरण में पहुँचने के बाद किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया नहीं करते, बल्कि जैसे निकलते हैं वैसे ही प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। द्वितीय प्रदूषक वे होते हैं जब मान लीजिए कार से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ओजोन बनती है। यहाँ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो प्राथमिक प्रदूषक है और जबकि ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं? द्वितीयक प्रदूषक सीधे किसी स्रोत से नहीं बनते। ये कैसे बनते हैं? इसका आंसर है रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा वातावरण में बनते हैं। ये तब बनते हैं जब प्राथमिक प्रदूषण वातावरण में मौजूद अन्य रसायनों या सूर्य के प्रकाश के साथ आपस में अभिक्रिया करती हैं। मान लीजिए कारखानों और वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राथमिक प्रदूषण निकलते हैं। ये प्रदूषक वातावरण में मौजूद
नमी, ऑक्सीजन और सूर्य की पराबैंगनी किरणों के साथ मिलते हैं। इस रासायनिक मेल जोल से नए हानिकारक तत्व पैदा होते हैं जिन्हें हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है? क्या ग्रीन मफलर? पेड़ पौधों की पट्टी जो ध्वनि कम करे। क्या करे? पेड़ पौधों की पट्टी जो ध्वनि कम करे। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक तकनीक है। इसके तहत घनी आबादी वाले क्षेत्रों, औद्योगिक इलाकों या राजमार्गों के किनारे पेड़ों की 4 से 6 पंक्तियाँ लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती है? 4 से 6 पेड़ों की पंक्तियाँ लगाई जाती हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो। जब ध्वनि तरंगे इन घने पेड़ों से टकराती हैं तो पेड़ों की पत्तियाँ और तने उन तरंगों को सोख लेते हैं, पेड़ ध्वनि को वापस मोड़ देते हैं या उसे बिखेर देते हैं। कौन कौन से पेड़ हैं जो वो लगाने चाहिए? अशोक का, नीम का, इमली का और आम का। ध्वनि कम करने के अलावा ग्रीन मफलर जो है वायु प्रदूषण को भी कम करने और ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिनी माता डिसीज किस धातु से संबंधित है? कौन सी आपकी माइना माता डिसीज? तो ये आपकी संबंधित है मर्क्यूरी से। किससे? किस धातु से संबंधित है? ये आपकी मर्क्यूरी धातु से संबंधित है जो आपकी है पारा। यह गंभीर तंत्रिका संबंधी रोग है, एक न्यूरोलॉजिस्ट रोग है जो पारे विशेष रूप से मिथाइल मरकरी जहर के कारण होता है। इस बीमारी का जो नाम है वो जापान के मिमान माता शहर के नाम पर रखा गया था। 1956 में पहली बार वहां के स्थानीय लोगों में इसके लक्षण देखे गए थे। यह परा समुद्री शैवाल और फिर छोटी मछलियों से होते हुए बड़ी मछलियों में जमा हो गया। जब सारे लोगों ने इस दूषित मछलियों का सेवन किया तो वे इस बीमारी की चपेट में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चिपको मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? कौन से मूवमेंट का? चिपको मूवमेंट का। तो इसका उद्देश्य था वृक्षों की कटाई को रोकना। क्या था? जो वृक्षों की कटाई है उन्हें रोकना। यह एक अहिंसक और सामाजिक पारिस्थितिकी आंदोलन था जिससे दुनिया भर के भविष्य के पर्यावरण आंदोलनों के लिए एक मिसाल कायम की। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। चिपको शब्द का अर्थ है लिपट जाना। अब ठेकेदारों के कुल्हाड़ीधारी पेड़ों काटने आते थे तो गांव के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें कटने से बच सके। उन्होंने पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। क्या नारा दिया था? इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी का प्रसिद्ध नारा दिया था। इसके प्रभाव के कारण 1980 में अब शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी 1973 में और 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालय वनों में पेड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। इससे यह संदेश दिया कि स्थानीय लोगों का अपने आसपास की प्राकृतिक संसाधनों पर प्राथमिक अधिकार है। चिपको आंदोलन की जो प्रेरणा 18वीं शताब्दी के राजस्थान के खेजड़ी आंदोलन से मिली थी, जहां अमृता देवी विश्रोई के नेतृत्व में विश्रोई समाज के लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिसी थी? जो भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल में गैस लीक हुई थी, तो कौन सी गैस थी? वो आपकी थी मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। यह घटना 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घटी थी। यह दुनिया की अब तक की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा मानी जाती है। यह दुर्घटना यूनियन
कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री में हुई थी। फैक्ट्री की एक टंकी में पानी घुस जाने के कारण अत्यधिक रासायनिक अभिक्रिया हुई, जिससे टैंक का तापमान और दबाव बहुत बढ़ गया और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया। यह गैस बहुत ही जहरीली और हवा के झोंकों के साथ यह घनी आबादी वाले क्षेत्रों में फैल गई। हजारों लोग नींद में ही मार गए और लाखों लोग फेफड़ों, आँखों और अन्य बीमारियों से ताउम्र प्रभावित रहे। इस त्रासदी के बाद भारत में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया ताकि भविष्य में ऐसी औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ई वेस्ट का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है ई वेस्ट का मुख्य स्रोत? तो वह आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा उन बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहा जाता है जो खराब हो चुके हैं, पुराने पड़ गए हैं या उपयोग में नहीं है। जब हम उन्हें पुराने फ़ोन, लैपटॉप या टीवी को फेंक देते हैं तो वह ई कचरे की श्रेणी में आ जाता है। ई कचरा सामान्य कचरे से अधिक हानिकारक होता है क्योंकि इसमें कई विषाक्त पदार्थ होते हैं, जैसे आपका लीड हो गया, सीसा हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हो गया और आपका बेरिलियम हो गया। क्वेश्चन है आपका, पेरिस एग्रीमेंट किस वर्ष अपनाया गया था? किस वर्ष अपनाया गया था पेरिस एग्रीमेंट? तो वो अपनाया गया था 2015 में। अब ये पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता है क्या? पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में आयोजित COP21 कौन सा आपका COP21 के दौरान अपनाया गया था। क्या है इसके लक्ष्य? वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से बाकी नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोमास एनर्जी किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है बायोमास एनर्जी? तो वो होती है जैविक पदार्थों से। किससे? जैविक पदार्थों से। है क्या बायोमास एनर्जी? बायोमास एनर्जी वह ऊर्जा होती है जो जीवित या हाल ही में जीवित रहे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत होता है, एक रिन्यूएबल सोर्स है क्योंकि इसे पौधों और जानवरों के कचरे से लगातार प्राप्त किया जा सकता है। क्या क्या है बायोमास के मुख्य स्रोत? तो वह आपके कृषि अवशेष, लकड़ी, पशु अपशिष्ट और नगरपालिका का कचरा। ऐसे ऊर्जा प्राप्त होती है इसे सीधे जलाकर गर्मी या भाप पैदा की जा सकती है जिससे बिजली बनाई जा सकती है। इसे उच्च तापमान पर गैस में बदला जाता है। यह कचरे के ढेर को उपयोगी ऊर्जा में बदलने का बेहतरीन तरीका है। क्या है आपकी बायोमास एनर्जी? यह कचरे के ढेर को उपयोगी ऊर्जा में बदलने का बेहतरीन तरीका है। माना जाता है कि बायोमास चलाते समय उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जितनी उसने बढ़ते समय सोखी थी, इसलिए यह कोयले की तुलना में बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? कौन सा क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट। तो ये आपका संबंधित है कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण से, कि कार्बन में जो उत्सर्जन होता है उस पर नियंत्रण किया जाए। कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का अनुमति पत्र या व्यापार योग्य प्रमाण पत्र है जो इसके धारक को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करने का अधिकार देता है। एक कार्बन क्रेडिट में आपके 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड आप उत्सर्जन कर सकते हैं आप एक कार्बन क्रेडिट में। यह एक कैप एंड ट्रेंड के सिद्धांत पर आधारित होता है। सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कंपनियों के लिए प्रदूषण फैलाने की एक अधिकतम सीमा तय कर देती हैं। अगर कोई कंपनी अपनी सीमा से कम प्रदूषण करती है तो वह अपने बचे हुए क्रेडिट को उन कंपनी को बेच सकती है जो अपनी सीमा से अधिक प्रदूषण कर रही हैं। इससे उन कंपनियों को अधिक आर्थिक लाभ होता है जो पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करती हैं और प्रदूषण कम करती हैं। इससे क्या होता है? इससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, सतत विकास होगा। मान लीजिए यदि एक कंपनी ने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर एक सोलर प्लांट लगाया, वातावरण में 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड जाने से रोक लिया तो उसे 100 कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। यह उन क्रेडिट्स को बाजार में किसी ऐसी फैक्ट्री को बेच सकती है जिसे अधिक उत्पादन के लिए अतिरिक्त उत्सर्जन की आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? कौन सा प्रोजेक्ट? साइलेंट वैली
प्रोजेक्ट। तो यह आपके केरल से, किससे? केरल से। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित एक सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। यह अपनी जैव विविधता और दुर्लभ प्रजातियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1970 के दशक में केरल राज्य बिजली बोर्ड ने कुंतीपुझा नदी पर एक पन बिजली बांध बनाने का प्रस्ताव रखा था। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि इस बांध बनने से घाटी का एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, जिससे वहाँ की दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी केरल शास्त्र साहित्य परिषद द्वारा की गई थी। सुगाता कुमारी जैसी कवयित्रियों और कार्यकर्ताओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे साइलेंट वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ झिंगपुर नहीं पाए जाते, जिसकी आवाज़ आमतौर पर जंगलों में गूंजती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लैक लंग डिसीज़ किस में है? कौन सा डिसीज़? ब्लैक लंग। तो ये आपका डिसीज़ है कोयला खदान मजदूर। भाई ऑप्शन में सुन आता है कोयला खदान मजदूर की जो कोयला जो खोदते मजदूर हैं ये उनसे संबंधित है। इसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में कोल वर्कर्स न्यूकोमिया डिसीज भी कहा जाता है। यह एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी है जो लंबे समय तक कोयले की धूल के संपर्क में रहने और उसे सांस के साथ अंदर लेने के कारण होती है। भाई जब खदान मजदूर लगातार कोयले की महीन धूल के बीच काम करते हैं तो यह धूल फेफड़ों के गहरे हिस्सों में जमा होने लगती है। शरीर इस धूल को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे फेफड़ों के ऊतकों में सूजन और स्कोरिंग की जाती है। जमा हुई कोयले की धूल के कारण फेफड़े गुलाबी से बदलकर काले हो जाते हैं, इसलिए इसे ब्लैक लंग कहा जाता है। तो चलिए अभी के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, कि वीडियो कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।